हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आपा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित थ्योरी हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किया हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी दो मेथड्स हैं, दो विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और एक है अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। तो हम पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष विधि को, डायरेक्ट मेथड को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं, जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, उनमें से कैश पेमेंट्स को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। अब हम उसका एक फॉर्मेट देखेंगे कि उसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि हमने ऐसा तो पढ़ लिया कि जितनी भी रिसीप्ट्स हैं उसमें से हम पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएंगी हमारी। बट उसको लिखना कैसे है, उसको किस फॉर्मेट में बनाना है, वो अब हम देखेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 ने इस संबंध में अपना एक फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मेट देखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड। अभी हम डायरेक्ट मेथड को कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट्स, सकल संचालन नगद प्राप्तियां। जितनी भी नगद प्राप्तियां हैं वो इस हेड के अंतर्गत आ जाएंगी। ये पहला हेडिंग है हमारा। तो उसमें कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीप्ट्स ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, रिफंड ऑफ टैक्स और अन्य संचालन आय की प्राप्ति। ये सारी इनकम्स हैं जो हमें इस तरीके से इसमें लिखना है। ये अमाउंट का कॉलम है, इस अमाउंट के कॉलम में हम सबको लिख लेंगे और फिर इन सब अमाउंट्स को प्लस करके हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सेकेंड वाले अमाउंट के कॉलम में। तो ये इनकम थी हमारी। जितनी भी इनकम थी, जितनी भी प्राप्तियां थी, उन सबको एक साइड लिख लिया और उनको हमने प्लस कर लिया। और उसको प्लस करने के बाद जो भी पेमेंट्स हैं वो सब इसमें से माइनस किए जाएंगे। अब तो यहाँ लिखा हमने लेस, माइनस मतलब घटाया, सकल संचालन नगद भुगतान, ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स। जितने भी कैश पेमेंट्स किए जाएंगे वो सब यहाँ पर हम लाइन से लिख देंगे। अब कैश पेमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले अगर कोई नगद माल खरीदा गया है, पूर्तिकर्ताओं लेनदारों को भुगतान किया गया है, मतलब पेमेंट टू सप्लायर्स या क्रेडिटर्स। फिर पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी का, वेजेस का जो भुगतान किया जाता है वो, मजदूरी, वेतन, निर्माण व्यय, वितरण आदि। संचालन व्ययों का नगद भुगतान। संचालन व्यय मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, वेजेस है, सैलरीज हैं। तो इन सब का भुगतान अगर किया जाता है तो उन सबको हमें इस फर्स्ट वाले कॉलम में उनकी लिस्ट बना के अमाउंट लिख देना है और फिर इन लास्ट में इन सब अमाउंट्स को प्लस करके सेकेंड वाले कॉलम्स में फॉरवर्ड कर देना है। इसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, फिर हम क्या करेंगे, जो कैश रिसीप्ट्स थी उन रिसीप्ट्स में से जितने भी पेमेंट्स हैं उन सबको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें वो कहलाएगी हमारी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अभी आप उसको कैश फ्लो नहीं बता सकते क्योंकि अभी कैश जनरेट हुआ है, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर इसमें से इनकम टैक्स को माइनस करना होगा तो हम लिख देंगे लेस इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स माइनस करके हम अमाउंट को नीचे लिख लेंगे। इसके बाद में कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर इसमें से हम एडजस्टमेंट ऑफ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब ऐसे इनकम जो अप्रत्याशित होती है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती, जैसे जुए सट्टे में लाभ हो जाना, तो वो इसमें प्लस कर दिया जाएगा। तो उसको प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी हमारी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या कहलाएगी? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये फॉर्मेट था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, डायरेक्ट मेथड का। अब उसमें हमने ये लिखा था कि देनदारों से प्राप्त राशि, लेनदारों को किया गया भुगतान, कर्मचारियों को किया गया भुगतान। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये हमको दिया नहीं जाता, तो क्वेश्चन में जब हमको ये दिया नहीं जाता तो हम इसको कैसे लिखें, ये समस्या हमारे पास होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे देनदारों से नगद राशि जो प्राप्त हुई उसके बारे में, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। उसमें हमको क्या लिखना है? तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स अगर क्वेश्चन में दी गई है तो उसका अमाउंट ले लेंगे, और उसमें हम जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का होगा, कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट सेल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम प्लस करेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब देनदारों से प्राप्त राशि। फिर इस अमाउंट को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। ये कब करेंगे? हम डायरेक्ट मेथड में। ये वाले आइटम हमको दिए जाते हैं तो हमको समझ जाना है कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ठीक है। अब सेकंड, आपूर्तिकर्ता या फिर लेनदार को नगद भुगतान, तो उनको नगद भुगतान करना है, तो अगर अमाउंट नहीं दी गई है तो हम कैसे निकालेंगे? जिस तरह से हमने देनदारों की राशि निकाली थी जस्ट उसका अपोजिट करेंगे हम। इसमें हमने क्रेडिट सेल्स को लिया था तो इसमें हम क्रेडिट परचेस को ले लेंगे। यहाँ लिखा हमने क्रेडिट परचेस एज इट इज। हम जैसे इसमें ओपनिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को प्लस किया था, इसमें हम क्या करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को प्लस कर देंगे। किसमें? क्रेडिट परचेज में। और दोनों को प्लस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का उसको माइनस कर देंगे, और फिर माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो कहलाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को किया गया पेमेंट। इसी तरह से कर्मचारी को नगद भुगतान, कैश पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कितना कैश पे किया गया ये हमको जब निकालना है। तो वेजेस एंड सैलरी ऑन एक्चुअल बेसिस, एक्चुअल बेसिस पे जो वेजेस और सैलरी दी जाती है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, और उसको लिखने के बाद उसमें जो आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग मतलब जो स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देंगे, और जो प्रीपेड है एंड का उसको प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग है एंड का वो माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड एट द बिगिनिंग वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा वो कहलाएगा कैश पेड टू एम्प्लॉइज। तो ये थी हमारी अमाउंट निकालने की मेथड। जब भी हमको डेटर्स को से कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, या एम्प्लॉइज़ को कितना पेमेंट किया गया है, ये अमाउंट जब हमको नहीं दिया जाएगा तो हमें इस मेथड से उसको निकालना है। और इसके पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताया, तो जब भी डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें उस दिए गए फॉर्मेट में उसको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद की जो मेथड है वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।